प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ अ 10। देखो क्वेश्चन में गिवन है पीई 10 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इज द बिजनेस इज 5 और बुक वैल्यू गिवन है 15। इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। So price to book value of the business is 5. अच्छा रेशियो क्या हुआ? देखो पहले से गिवन है पीई गिवन है 10, प्राइस टू बुक वैल्यू 5। पहले जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर बुक वैल्यू गिवन है 15, तरफ शेयर गिवन है 10,000। म्यूट कीजिए। अब हमें पता है कि देखो प्राइस टू बुक वैल्यू पीई रेशियो गिवन है, तो नाम पे प्राइस है ना अर्निंग है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइस और बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू गिवन है तो प्राइस निकल जाएगी, इस वाले को पहले ले लिया। प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू इक्वल टू गिवन है 5, प्राइस हमें पता नहीं, डिवाइड बाई बुक वैल्यू गिवन है 15 इक्वल टू 5, तो प्राइस इक्वल टू आ गया 75, 5 इंटू 15। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे ये तो पता होगा ना, ये 15। हाँ सर, हाँ तो हमारा प्राइस हाँ सर। 75। अब इस वाले प्राइस को इस प्राइस अर्निंग रेशियो में रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई अर्निंग इक्वल टू 10, इंप्लाइज अर्निंग इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 7.5। ये भी समझ में आ गया? एक बार फिर से सर, 75 डिवाइड बाई अर्निंग, प्राइस अर्निंग का रेशियो होता है प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। प्राइस हमारे पास 75 है, तो 75 डिवाइड बाई अर्निंग इक्वल टू 10। अब ये 10 इधर आ गया, अर्निंग जो 10 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, जो अर्निंग डिवाइड में थी मल्टीप्लाई में आ गया, तो आंसर आ गया अर्निंग इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 7.5। समझ में आया? हाँ सर। तो हमारे पास अर्निंग भी आ गई, प्राइस भी आ गया। हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? Market price divided by number of shares divided by equity. Equity equal to earning. Return number of shares by equity. अरे रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है अर्निंग डिवाइड बाय बुक वैल्यू। हाँ नेट प्रॉफिट। हाँ अर्निंग, हाँ एक शेयर की निकालेंगे तो अर्निंग आ जाएगी, और इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न इसका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। हाँ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, नेट वर्थ। हाँ इक्विटी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो तो ईपीएस आ जाता है, और नेट वर्थ को नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो तो बुक वैल्यू है। तो ये भी तो इसी का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अर्निंग है हमारे पास 7.5 और बुक वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 15, तो आंसर क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 भी कर देंगे, आंसर आ गया 50%। क्लियर? हाँ सर। ऐसे होगा ये। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी 10,000 से मल्टीप्लाई करते, 7.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते और 15 को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करते, तभी तो टोटल नेट वर्थ निकल गया, और फिर उसे डिवाइड करते, आंसर तो ये आता। शायद थोड़ी सॉल्व हो गई। इंसान की बचने की आवश्यकता है। एक बार सब म्यूट करेंगे, एक इंसान गलती करेगा, सब म्यूट करेंगे। हाँ सर। और जिसकी भी क्वेरी है वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। हैंड रेज किसी का नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है क्या? अरे सुदीप जी बोलिए। सर इसी में ऊपर में क्विक रिकैप ऑन के है, उसमें आंसर्स नहीं गिवन है, ठीक है? तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सो उसके आंसर्स में दूं, वो सही है ना गलत आप वो कर दो तो पता चल जाएगा। Which of the following item are found in an income statement? Answers given नहीं। क्या है? Which of the following items found in an income statement? Changes in account receivable, changes in long-term debt, and changes in inventory of finished goods and work in progress. आंसर बताओ। सर इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। हाँ जी। सर नन ऑफ द अबव। ये चेंज इन इन्वेंटरी दिखता है वहाँ, क्योंकि इधर सही है सर। इधर आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई देता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देता है, तो आप चेंज पता लगा सकते हो ना। हाँ। तो इसका आंसर ये हाँ। है सी। हाँ।
सी हाँ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, सर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, अच्छा उसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल सीओजी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो गिवन इक्वल है। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। हाँ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो इन्वेंटरी चेंज होता है सर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Which सर section in the cash flow statement will provide information about the amount of funds that company borrowed during the preceding year? पिछले साल जो हमने बोरो किया वो कौन सी एक्टिविटी सर आंसर बोलो। फाइनेंसिंग। वेरी गुड, सर फाइनेंसिंग कैश। बिल्कुल। Which of the following measures the ability of company to satisfy short term obligation as and when they come due? इनमें से कौन? करंट रेशियो। हाँ जी, करंट रेशियो। वेरी गुड। करंट रेशियो। करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बताता है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्विक रेशियो। कुछ तो इसके अंदर है ही नहीं, अगर कोई बोलता तो सर इसको है नहीं, ऐसे मैंने ऐसे क्विक रेशियो भी है। और कोई क्वेरी? ठीक है सर, थैंक यू। नहीं सर मेरा क्वेरी कंप्लीट सर, बैक क्वेश्चंस किए थे इसीलिए ये 4 में था और थोड़ा बहुत सर रॉन्ग हुआ मेरा, लेकिन मैंने इसको पढ़ लिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कोई क्वेरी? सर थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ही गड़बड़ हो रहा मेरा, बाकी तो थ्योरी एकदम। तो न्यूमेरिकल नंबर बोलिए सुगंधा, फैन ऑफ कर दो, चार्ज करो। सर न्यूमेरिकल नंबर नहीं सर, वो न्यूमेरिकल देखते ही वो होता है ना हार्ट बीट तेज होती है। सर कौन सा हैबिट्स दिया था सर इसलिए। एक तो सब म्यूट करिए प्लीज, एक ही बंदा बोल। सर नहीं ठीक है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व, जिस जो नहीं हुआ सर वो कर ही लूंगा सर। हाँ तो जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो आप मुझे बताएंगे तो मैं सॉल्व करवाऊंगा और स्टाइल बताऊंगा कि कैसे सोचना होता है तो सॉल्व करने के लिए। ऐसे भी सर ने मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है और मैंने बताया भी है, तो कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हुआ है कि ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, एकदम से हो जाता है, इजी होता है, कोई हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। 4 मिनट है, हाँ सर। इसमें लगा देना। 2-4 मिनट है, मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ टिपिकल से, तो जिससे कि आपको थोड़ा समझे, तब तक कुछ स्टूडेंट भी आ जाएंगे। ठीक 9 बजे तो कोई आएगा नहीं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ये वाले करा रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से पेज पे कोई बताएगा? सर कौन से चैप्टर है सर? और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के नाम से हेडिंग्स आते हैं, ये आ गए थोड़े से। सर वो तो इजी वाले हैं सर, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला रट्टा मारने से वो भी नहीं। हाँ हार्ड वाले भी दिए थे, वैसे अगले पेज भी नहीं। अगले पे तो नहीं दिखे। अच्छा कौन कौन ऐसा है, अरे बहुत सारे बंदे खड़े, कौन कौन ऐसा है जिसने क्वेश्चन किए? देखिए इस वाले लेसन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये मानकर चलिए रेशो एनालिसिस पे ही रेशो के कम से कम आपको वहां पर 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 8 नंबर तैयार हो सकते हैं अगर ये लेसन न्यूमेरिकल कर लेंगे आप। और कोई क्वेरी किसी की नहीं? सर वो भी याद करना रहता है सर कि मैंने रेशियो गिवन है, मैं कितना रेशियो से ऊपर नीचे होना चाहिए, वो अच्छा है ना खराब है, वो बस सर रट्टा मारना होगा। नहीं रट्टा क्यों मारना होगा, तो रट्टा सर क्यों मारना होगा आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा डेट इक्विटी रेशो
डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होने में फायदा है कि कम होने में? उसका एक सोल्यूशन है, क्या है वो बता देता हूँ। देखो ये नॉर्मल चीजें हैं, मैथ्स की चीजें हैं, लेकिन चलो फिर भी समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर इसमें डेट बढ़ जाए तो इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, अगर डेट कम हो जाए तो रेशियो भी कम हो जाएगा। समझ में आती है? ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। जब हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो जिस तरह अगर डेट बढ़ता है तो एक रेशियो भी बढ़ेगा और डेट कम होगा तो रेशियो भी कम होगा। लेकिन अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी घटेगी तो डेट बढ़ जाएगा, रेशियो, इक्विटी बढ़ेगी तो रेशियो घट जाएगा। मतलब जो ऊपर वाली आइटम होती हैं, जो ऊपर ऊपर होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। और जो बच्चा हिंदी में पढ़ा होगा उसके लिए बोलते हैं इसे अंश। जो न्यूमिनेटर में आइटम होती है वो पॉजिटिव रिलेटेड होती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, मतलब डेट बढ़ा है, तो अब आपने ये नहीं सोच रट्टा मारना डेट इक्विटी रेशियो के बढ़ने से क्या होगा, आपने रट्टा मारना डेट के बढ़ने से क्या होता है। तो रट्टा मारने क्या होता है, डेट के बढ़ने से हमें पता लग गया कंपनी पे कर्जा बढ़ता है, कंपनी के लिए गलत है। और जो नीचे वाली आइटम होती है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। तो नीचे वाली आइटम उल्टा चलती है, अगर नीचे वाली आइटम बढ़ेगी तो रेशो घटेगा, नीचे वाली आइटम बढ़ेगी तो रेशो रेशो अगर नीचे वाली आइटम घटेगी तो रेशो बढ़ेगा। आप अगर पेपर में आए कि डेट इक्विटी रेशो के बढ़ने से अच्छा है कि गंदा, तो आप क्या बताओगे? गंदा है सर। अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ये सही और गलत ना पूछ के ये लिखा हो कि डेट इक्विटी रेशो के बढ़ने से क्या हुआ होगा, तो दो चीजें हो सकती। डेट इक्विटी रेशो अगर बढ़ सर रहा है कंपनी पे लोन ज्यादा है। या तो डेट बढ़ रहा होगा या इक्विटी कम हो रही होगी। कोई रीजन हो सकता है डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने की, या तो डेट इंक्रीज हो रहा होगा या इक्विटी कम हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? इक्विटी कम का मतलब कंसोलिडेशन कर रहे हैं। नहीं, कंसोलिडेशन करने से इक्विटी कम होती ही नहीं है। ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन का लेसन है आज। आप सबको ऐसा लगता है कंसोलिडेशन करने से इक्विटी कम हो जाती है, लेकिन होती ही नहीं है। पहले 1 लाख यानी 10 लाख की कैपिटल थी, अब उन्हें कंसोलिडेट कर दिया, अभी भी 10 लाख की कैपिटल, लेकिन अब शेयर 10,000 है लेकिन है 100 वाले। कैपिटल तो 80 लाख है ना, पहले भी 10 लाख थी अब भी 10 लाख है। तो इक्विटी कम होगा तो इसका मतलब क्या है सर? इक्विटी कम दो तीन तरीके से हो सकती है, या तो लॉस हो गया, या कैपिटल पेड कर दी, कैपिटल कम हो गई, बायबैक ऑफ शेयर कर लिया, या रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस कम होने से भी इक्विटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इक्विटी के फॉर्मूले में होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कम होने के लिए किसी चीज का कम होना जरूरी है, चाहे वो रिजर्व का हो जाए, चाहे सरप्लस का, या फिर इक्विटी का खुद। और इक्विटी कम करने के लिए इक्विटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, कंसोलिडेशन वगैरह से नहीं होता। बोनस पे करने से क्या इक्विटी पे फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी ने बोनस दिया तो क्या इक्विटी पे फर्क पड़ा? बताइए। वो सर, वो सर। कौन कौन कहता है नहीं पड़ा, हैंड रेज कर लीजिए। और कोई जो कहता हो कि बोनस शेयर इशू करने से कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता? दो हुए अभी तक। अच्छा, कौन कौन कहता है कि बोनस शेयर इशू करने से कैपिटल पे फर्क पड़ता है, वो थम्स अप दे दीजिए। एक आया है अभी तक सिर्फ, थम्स अप।
देखो दो कैपिटल में सर फर्क नहीं पड़ता है सर। चलो, दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता और दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा फर्क पड़ता है। बाकी बचे हुए क्या हैं पता नहीं। तीन हो गए जिन्होंने कहा फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी बचे हुए पता नहीं। बाकी सब मनमोहन सिंह है। फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता वाले लाउडली बताएंगे किस फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता सुदीप अग्रवाल। फर्क नहीं पड़ता है सर। नाम प्रसाद। सुदीप अग्रवाल। वेरी गुड, शिव सुंदर। वेरी गुड। सबने नाम सुन लिए हैं और जिन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता वो गलत है। फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है बता देता हूं। बोनस दिया आपने, बोनस कहां से दिया होगा? बोनस दिया है मैंने, बोनस शेयर नहीं बोला। तो बोनस तो प्रॉफिट से ही जाता है ना, प्रॉफिट हुआ तभी उन्होंने बोनस दिया। सर बोनस और बोनस शेयर में फर्क है। तो बोनस नहीं सर, ये यहाँ पे आप वर्ड्स खेल रहे हैं सर। अब ये वर्ड से ही तो बनता है ना एसएमबी। तो जरा ध्यान समझिएगा। पहली बात मैंने बोला बोनस, मैंने बोनस शेयर नहीं बोला। बोनस दो तरीके से दिया सकता है, इन कैश और इन काइंड। कैश बोनस को डिविडेंड भी बोलते हैं और ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ। कैश बोनस को डिविडेंड भी बोलते हैं, उसे बोनस बोल लो डिविडेंड बोल लो, बात तो एक ही है ना। काइंड सर यहाँ फंसा दिया आपने, सर यहाँ फंसा दिया, सर यहाँ फंसाया आपने। तो सर फंसाता ही तो है पेपर भी आपको। तो बोनस शेयर नहीं बोला मैंने, आप समझिए। तो पहले मैं कैश का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपने कैश में बोनस दिया मतलब डिविडेंड दिया एक तरीके से, तो वो डिविडेंड दिया प्रॉफिट में से और प्रॉफिट आपकी इक्विटी का पार्ट है, तो इक्विटी पे फर्क पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर से कि अब की बार आपने बोनस शेयर इशू किया, तो अब कौन कौन है जो कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता सर। नहीं पड़ेगा सर। दो। सर नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। चलो अब ये बताओ वो कौन महानुभाव है जो कहते हैं नहीं सर फर्क पड़ता है, और मैं कह रहा हूं पड़ता है? फर्क पड़ता है सर। नाम बताइए। रमेश। रमेश जी एक, और कोई? और कोई नहीं है। तो फिर भाई रमेश जी के साथ मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ नहीं पड़ता। फेस वैल्यू कम हो जाती है लेकिन हाँ? कुछ वो फेस वैल्यू कम हो जाती है नहीं होता। सब म्यूट करेंगे एक बार। अब दो क्वेश्चन निकल कर आ गए। पहला क्वेश्चन तो ये था कि बोनस शेयर इशू करने से इक्विटी पे फर्क पड़ता है कि नहीं। उसका आंसर है नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता मैं समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आ गया कि सर फेस वैल्यू चेंज होती है कि नहीं, तो मैं ये भी बता दूं फेस वैल्यू भी चेंज नहीं होती। कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। एक कंपनी की 1 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, फेस वैल्यू उसमें 100 रुपए की थी, 1 लाख शेयर थे। कंपनी ने 10 लाख रुपए के बोनस शेयर और इशू कर दिए, 10 शेयर पे 1 शेयर। जब बोनस शेयर इशू करे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट को हटा दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो 10 लाख रुपए पड़ा था वो कम हो गया, लेकिन वो 10 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ गई। तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी सेम हो गई। ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी सेम हो गई। मान लो पहले 1 करोड़ की शेयर कैपिटल थी और 10 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था। अब उन्होंने 10 लाख के बोनस शेयर इशू कर दिए तो रिजर्व सरप्लस 0 हो गया और कैपिटल 1 करोड़ 10 लाख हो गई। तो बात तो सेम है, पहले भी 1.10 थी अब भी 1.10 है। तो इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले भी 1.10 थी अभी भी 1.10 है। पहले वो प्रॉफिट की फॉर्म में थी, अब वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में हो गई। अब फेस वैल्यू बजाते हैं। सर बोनस दिया है, कोई फेस वैल्यू का कंसोलिडेशन थोड़ी करा या फेस वैल्यू थोड़ी कम की है। पहले भी 100 रुपए का शेयर था, लेकिन पहले 1 लाख शेयर थे। अभी जो 10 लाख शेयर नए इशू हुए फ्री में, लेकिन उनकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है। तो फेस वैल्यू जितनी पहले थी उतनी है 100 रुपए की। नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताओ बोनस शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलेंगे वो बढ़ते हैं। पहले 1 लाख थे, अब 1,10,000 है। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। सूर्यवंशी जी क्लियर? यस सर। सर एक चीज मैं पूछा था, कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो कैसे पता चलेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो कि बड़ी क्वांटिटी में कर दिया जाए। वो एक्चुअल में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है, नॉर्मल खर्चा ही। एडवर्टीजमेंट पे कर दिया, मतलब कोई भी एक नॉर्मल खर्चा है। लेकिन जब आप
छोटी क्वांटिटी में करते हैं तो फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर? तो बोनस वाले क्लियर नहीं है। इशू करने पर क्या फर्क पड़ता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन करने के लिए यूज करते हैं ना, जो एक्चुअली अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है उसके लिए यूज करते हैं ना। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंसर देंगे, फिर आपका सर जो दूसरा क्वेश्चन था वो पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए। ऐसा एक्सपेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए किया हो, एग्जांपल लैंड बिल्डिंग परचेज, एग्जांपल प्लांट परचेज, which is used for long term. We expense the amount in any item which can be used for more than a year. That is called capital expenditure. फर्स्ट रूल है। तो उसका एग्जांपल हो गया लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। कोई भी आप एसेट खरीद रहे हो तो वो एक तरह से एक्सपेंस ही है ना, लेकिन वो एक्सपेंस करा गया है इसलिए कि वो 1 साल से ज्यादा यूज हो जाएगा, क्योंकि लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन 10-15 साल चलेगी, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और उसे दूसरी जगह भाषा में हम एसेट भी बोल देते हैं। ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला रूल। दूसरा रूल, all the expenditure which increase the capacity of the plant, which increase the capacity of the plant is called capital expenditure। लिखते रहना ये रूल, बार बार नहीं बताऊंगा। तो इस सर मेरी एक कार थी, कार नहीं थी, मेरा ट्रैक्टर था। अगर मैंने ट्रैक्टर के अंदर नई नई लाइट लगवा दी, एक बड़ा सा हॉर्न लगवा दिया, उसके टायर चेंज करवा दिए, नए करवा दिए, अलग टाइप के करवा दिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो। पहले भी एक ही ट्रैक्टर था, आज भी एक ही ट्रैक्टर हो तो नहीं काम करेगा। इससे कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो। और खर्चा किस चीज पे करा था ना, ट्रैक्टर पे। मान लो 5 लाख रुपया खर्चा किया, ये पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पूरा पीएल में जाएगा। लेकिन उसी ट्रैक्टर के पीछे आपने एक ट्रॉली लगा दी, ट्रॉली लगाने से उसकी कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हो गया। कैसे? खाली ट्रैक्टर नहीं कुछ सामान लेकर आ सकता था, लेकिन ट्रॉली लगाने से उसके अंदर सामान आ सकता है, तो इससे कुछ कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अगर किसी खर्चे से आपकी किसी चीज की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। मतलब ट्रैक्टर आपने 4 साल पहले लिया था 10 लाख का, और 5 लाख रुपया 2 लाख रुपए खर्च कर ट्रॉली आज लगवाई, वो ट्रॉली की कीमत को ट्रैक्टर की कीमत में जोड़ दो, या फिर ट्रॉली के नाम से 2 लाख रुपए की एसेट अलग बना दो, और वो बैलेंस शीट में दिखेगी, पीएल में नहीं जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। और पहला ये बताया था कि कोई भी ऐसी जगह पर आप खर्चा करोगे जो 1 साल से ज्यादा यूज आएगी तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और ये दोनों बार वो पीएल में नहीं जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद आपको सूर्यवंशी जी क्लियर हो गया होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नहीं कर रही। मान लो अच्छी कंपनी है जो डेटा सेंटर के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रही है। कल पेपर में पढ़ा था कि पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन में बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। किसी की रिपोर्ट आई 4 से 5 साल से, मतलब इनका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा 5 साल में। तो अपन कौन से रेशो से किसको देख के पता कि यार ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगी हुई है, फ्यूचर भी अच्छा करेगी। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं समझ में आ रहा, या आपका क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या फायदे नुकसान है, ये समझना है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पता कैसे एक तो आपकी आवाज ना बीच बीच में कट रही है, मैं आधा ही क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि कैसे पता चलता कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, बस यही क्वेश्चन है और भी कुछ है? यही क्वेश्चन है सर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके चेक कर लो उसने कोई फिक्स एसेट खरीदी है क्या। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेस में दिखा रखा होगा फिक्स एसेट परचेज के नाम से, पता चल जाएगा। बैलेंस शीट में चले जाओ, अगर फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है तो मतलब खरीदी है। ये तो आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों बता देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और कोई क्वेरी? सर बोनस वाला जो तीसरा पॉइंट था ना वो क्लियर कर, क्योंकि एक तो था कि बोनस शेयर इशू करने पर इक्विटी पर फर्क नहीं पड़ता, और सेकंड है कि आप बोनस शेयर करने पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं। आपके पास 100 शेयर और कंपनी के, हाँ जी, कंपनी ने 10 शेयर आपको बोनस शेयर दे, आपके पास कितने हो जाएंगे? 110 हो गए। ऐसी कंपनी के भी तो 100 के 100 हो गए होंगे। तो एक और पॉइंट है ना बोनस का, बोनस इशू करने पर बोनस शेयर इशू किए थे, अब बोनस इशू करने पर
किसको फर्क पड़ता है? कैपिटल को। बोनस शेयर इशू करने से किसी पे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं बस। ओनली बोनस देने पर। खाली बोनस मतलब डिविडेंड दिया एक तरह से, कैश डिविडेंड हाँ जी। देने पे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा, तो उससे इक्विटी पे भी फर्क पड़ता है, इक्विटी भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम हो गया और कैश भी कम हुआ। नेक्स्ट क्वेरी बोलिए किसकी थी? सर मैं बोलूं? सुनील जी बोलिए। सर वो फिर बोनस इशू में बोला आपको इक्विटी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर स्प्लिट पढ़ते हैं, प्राइस भी तो हाफ होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं, स्प्लिट करते हैं। या फिर राइट इशू आता है, हम लोग राइट इशू परचेज करते हैं, उसमें रेट कम हो जाता है, कम प्राइस में वो मिलता है। सो इज राइट इशू सर। हाँ तो बोनस शेयर, राइट इशू और स्प्लिट, तीनों में डिफरेंस ये है सर। वो आज के लेसन में है, भी पढ़ाऊंगा। अच्छा सर, आज का लेसन ही यही है, अब छोड़ तो दो मुझे, पूरा लेसन पढ़ाना है मैंने, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाना है। चलिए खैर, और कोई क्वेरी, वरना फिर नहीं ठीक है पढ़ाएंगे। नो सर। शुरू कीजिए सर, शुरू कीजिए। शुरू कर रहे हैं, सब म्यूट हो जाएंगे प्लीज, और जो शांत बैठे हैं ना वो भी अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि उसकी वजह से भी मेरी आवाज में फर्क आता है। ठीक है, मैंने वैसे म्यूट कर दिया सबको, फिर भी अगर कोई रह गया हो तो कर ले। चलिए लेसन खोलते हैं जी, कॉर्पोरेट इवेंट्स। आज हम आपको सारे बोनस राइट सब समझा देंगे आज ही। कॉर्पोरेट एक्शन क्वेश्चन लेसन का नाम है कॉर्पोरेट एक्शन। कंपनी जो है पागल है, कभी बोनस दे देती है, कभी डिविडेंड, कभी राइट शेयर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सर पेज नंबर थोड़ा बोलिए ना। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 179। मिल गया? हाँ हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इवेंट टाइप, इम्पैक्ट, एक्सप्लेनेशन। कॉर्पोरेट इवेंट क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और एक एक ही बार करेंगे तो ध्यान समझें। जिसने म्यूट खोला है बोलिए। जो कुछ भी कंपनी में, सपोज हाउ डू वी नो देयर इंटेंशंस about the production, or they want to improve the company's profitability? We are not God, we are analysts. Okay. We can guess what the company wants. We can analyze what the company is doing, and we can predict what a company can do. अगर वो, we know what a company can do. If directors are doing in a way which we are expecting they should do, then we would buy the company. If directors are not working as per our, हमसे जितना चाह रहे थे, as per our, जितना हम अपने मन से चाह रहे थे कि इनकी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, है ना? एक्सपेक्टेशन। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं कि मतलब हम अपने मन में प्रोडक्शन करके चल रहे थे कि कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अपनी प्रोडक्शन बड़े आराम से डबल कर सकती है, उसके पास डिमांड भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है डबल कर ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मशीनरी क्यों नहीं बढ़ा रहे, पता नहीं लेबर क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो फिर उस केस में वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अगर कम काम करेंगे तो वी शुड नॉट बाय दैट कंपनी, वी शुड नॉट रिकमेंड दैट कंपनी। लेकिन हम गारंटी नहीं कर सकते, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? क्या इसके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या वो इसके प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से क्या वो लेबर बढ़ाकर कर पाएंगे काम, क्या मशीनरी अवेलेबल है, क्या वो काम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करो ना, और उन्हें करना पड़ेगा, डायरेक्टर को करना ही पड़ेगा। हम डायरेक्टर को लेटर भी लिख कर दे सकते हैं, सर आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी है, आप मशीन क्यों नहीं लगाते? और अगर आप उसके कंपनी के शेयर होल्डर तो आपको जवाब भी देगा। उनका होल्डर भी डायरेक्टर को लेटर लिख सकता है, और अगर 5% शेयर होल्डर हो आप तो फिर तो आप मीटिंग बुला सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी के 5% शेयर खरीद लिए तो आप सिर्फ एक नोटिस भेजोगे, मुझे कुछ बात करनी है, मीटिंग बुलाओ। अरे भाई 5% के मालिक हो आप कंपनी के, आपकी बात मानी जाएगी। जब जिस टाइम चाहोगे मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर उसमें टाइम पे मीटिंग के लिए टाइम लिखा जाएगा, डायरेक्टर डिसाइड करेगा दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाओ, 2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाएगा। चलिए स्क्रीनर में कौन कौन रहता ना सर? इसमें कौन स्क्रीनर क्या बोल रही है मैम? एक बार और बोलिए क्या?
मैम आपकी आवाज आनी बंद हो गई है मुझे। राधा जी क्या क्वेरी थी आपकी, बताइए। Sir, in the screener, इन द स्क्रीनर। we have, in the screener we have this con calls. ओके, स्क्रीनर में कॉन कॉल होती है, What is? सुन लिया करें, बहुत अच्छी चीज है। कॉन कॉल सुना करें, अगर वीडियो देख लिया करें मैनेजमेंट के इंटरव्यू की, और जब वो Okay. अपनी एजीएम पे वो भाषण देता है, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर का भाषण भी सुन लिया करें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी उनकी रिपोर्ट पढ़ा करें, जो रिपोर्ट निकाल कर एनुअल रिपोर्ट वो लिखते हैं, पूरी की पूरी कंपनी ने पूरे साल कैसे काम किया, क्या हुआ, आगे क्या करेगी, सब कुछ आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा रहता है। ये 4-5 चीजें पढ़ोगे तो आपको कंपनी की पूरी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि ये 4 चीजें बनाई इसलिए जाती है कि जो भी कंपनी के बारे में नॉलेज है सब बताई जाती है उसके अंदर। फ्यूचर में कंपनी कैसे काम करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, सब बताया जाता है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। द कॉर्पोरेट इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स आर सिग्निफिकेंट। पहली बात तो सिग्निफिकेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट कोई छोटी मोटी चीज को नहीं बोलते। सिग्निफिकेंट एक्शंस और डिसीजंस टेकन बाय अ कंपनी। कॉर्पोरेट इवेंट है सिग्निफिकेंट एक्शंस और डिसीजन टेकन बाय अ कंपनी दैट कैन अफेक्ट इट्स शेयर होल्डर, जो कि उसके शेयर होल्डर को अफेक्ट करे। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है एंड मार्केट परसेप्शन है, जो कि आपके शेयर होल्डर को इफेक्ट करे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करे, या फिर मार्केट के परसेप्शन को चेंज कर दे, उसे हम बोल देंगे कॉर्पोरेट इवेंट। दीज इवेंट में भी वॉलेंटरी, या तो ये कंपनी की इच्छा से होंगे, इनिशिएटेड बाय कंपनी मतलब कंपनी की इच्छा से, और मैंडेटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ, रेगुलेशन को लॉ भी बोलते हैं, LAW। अब या तो ये कंपनी ने अपनी इच्छा से कर दिए होंगे, या फिर लॉ के कहने पे करने पड़े होंगे। दोनों ही केस में वो कॉर्पोरेट इवेंट है। अब वो कॉर्पोरेट इवेंट क्या होते हैं वो बता देता हूँ, अलग अलग तरीके के। पहला है डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया आपने। डिविडेंड डिक्लेयर एक कॉर्पोरेट इवेंट है। क्या होता है सर ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। आपने 100 रुपए कमाए, 100 में से 20 रुपए कैश में पे कर दिए शेयर होल्डर को, तो इसे बोलते हैं डिविडेंड दे दिया। पूरे प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है। अब डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। अब स्टॉक डिविडेंड को क्या बोलते हैं? बोनस। ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हैं सर, बोनस कैन बी गिवन एट कैश बोनस और स्टॉक बोनस। अगर वो कैश बोनस होगा तो वो डिविडेंड है, अगर वो स्टॉक बोनस होगा तो वो बोनस है। ऐसे ही डिविडेंड के केस में कैश डिविडेंड होगा तो कैश डिविडेंड है, अगर स्टॉक डिविडेंड होगा तो उसे हम बोल देंगे बोनस। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे वहां पे। टाइप, अब जो डिविडेंड होता है वो 2 तरीके का होता है सर, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड किसे बोलते हैं? डिक्लेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर 31 मार्च से पहले डिक्लेयर करा जाएगा तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा, और अगर 31 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा, 31 मार्च वाले प्रॉफिट एंड लॉस में से डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसे बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। वो साल का लास्ट डिविडेंड होगा, फिर जो अगला डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो अगले साल का होगा। डिक्लेयर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल। और ये जो फाइनल डिविडेंड होता है इसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल होती है लेनी, कि उसमें ऐसे डिक्लेयर किया जाता है कि कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड रुपीज दिस बट सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर दे तो, क्योंकि वो डिक्लेयर पहले हो जाता है, उसकी अप्रूवल मिलती है मीटिंग में। और लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो डायरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद डिक्लेयर करते हैं। पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है, डायरेक्टर कहते हैं सर मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूं, अगर शेयर होल्डर कहते हैं कर दो तो कर दिया जाता है, लेकिन फाइनल होने के बाद ही करा जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड बिना शेयर होल्डर से पूछे ही कर दिया जाता है, लेकिन फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाती है। अगर अप्रूव कर देंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। और पढ़ते हैं इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर सीकिंग इनकम। ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें हर साल इनकम चाहिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये तो है पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव क्या है कि जो कंपनी के पास अपना पैसा और प्रॉफिट था कैन रिड्यूस रिटेन अर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ कैपिटल। जो कंपनी के पास अपना पैसा और कैपिटल थी वो कम हो जाती है, क्योंकि पैसा कहाँ चला जाता है? शेयर होल्डर के पास। जब कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो कंपनी के पास जो एक्चुअल का पैसा है वही तो आपके अकाउंट में डाल रही है वो, तो कंपनी के पास जो अपना पैसा हो जिससे वो बिजनेस कर सकती थी वो कम हो जाती है। तो कंपनी डिविडेंड तभी डिक्लेयर करती है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। यहां तक किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी जहां तक है मुझे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेरी नहीं है तो। अगला आ गया स्टॉक स्प्लिट। ये आपके क्वेश्चन आ गए शुरू। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है सर मेरा शेयर 100 रुपए का था, मैंने उसको 10-10 वाले 10 बना दिया, या फिर 1 रुपए वाला
100 शेयर में डिवाइड कर दिया, मतलब शेयर पहले भी 100 रुपए के थे, अभी भी 100 रुपए के, बस उनकी फेस वैल्यू चेंज हो गई, तो उसे बोलते हैं स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। क्या होता है ये? डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स टू रिड्यूस द स्टॉक प्राइस। इससे स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा एंड इंप्रूव लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे। तो न्यू शेयर्स इक्वल टू ओल्ड शेयर जितने भी आपके पास है प्लस स्प्लिट रेशो। मतलब आपने अगर कहा कि मैं 1 में 10 कर दिए, तो ओल्ड शेयर अगर आपके पास 100 थे तो इंटू 10 करके 1000 शेयर नए वाले मिल जाएंगे, क्योंकि स्प्लिट रेशो है 10:1, 1 को 10। तो देखो जैसे एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है 1:5 स्टॉक स्प्लिट, मतलब 1 के बदले 5, तो एक शेयर जो है वो 5 बन जाएगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो कितने बन जाएंगे? 500। जब स्प्लिट लिखा है तो सबको पता है बढ़ेंगे ही शेयर, तो मल्टीप्लाई ही करनी है। इम्पैक्ट क्या है इसका? इंक्रीज कर देता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब पहले 500 रुपए का शेयर था, 50 रुपए का रह जाएगा, तो अफोर्डेबिलिटी आ जाती है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले एक शेयर खरीदने के लिए 500 रुपए लगते थे, अब वही एक 500 रुपए में 10 शेयर आ जाएंगे, तो पहले एक शेयर की वॉल्यूम नहीं जाती है, 10 की गिनी जाएगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाती है। न्यूट्रल क्या? नो चेंज इन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन कंपनी की कैपिटल पहले भी 100 रुपए की थी और अब भी 100 रुपए की ही रहेगी, लेकिन पहले एक शेयर 100 रुपए का था, अब 10 शेयर 10 वाले हैं तो भी है 100 रुपए की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट कंपनी की टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, कैपिटल वगैरह सब सेम रहती है। मुझे लगता नहीं यहाँ पर भी किसी को क्वेरी होगी, हो तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट या फिर कंसोलिडेशन लिख लीजिए इसके ऊपर। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास 10 रुपए वाले 10 शेयर जो थे ना, उनको एक बना दिया 100 वाला, मतलब 10 शेयर को जोड़ के एक ही शेयर बना दिया, इसे बोलते हैं कंसोलिडेट करना। इस केस में भी कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं और थोड़ा रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पहले शेयर 10 रुपए का चल रहा था, अब 10 के बराबर एक हो गया तो 100 रुपए का हो जाएगा, रेट बढ़ जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर टू इंक्रीज द स्टॉक प्राइस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कह रहे से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और न्यू शेयर कैसे निकलेंगे? डिवाइड करके, क्योंकि इस बार कंसोलिडेट हुआ। अब इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है 5:1 रिवर्स स्प्लिट हुआ है, मतलब 5 वाले को एक ही मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या है इसके? इंक्रीजेस द शेयर प्राइस एंड मेट्स मिनिमम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। एक तो शेयर प्राइस का रेट बढ़ जाता है और मिनिमम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का रूल आ जाता है। मिनिमम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ये है कि आपके शेयर का प्राइस 1 रुपए से कम नहीं जा सकता, वो 1 पैसे से, 1 पैसे से कम नहीं जा सकता। मान लो कोई कंपनी का प्राइस 1 पैसे से कम जा रहा है तो क्या करेगी? कंसोलिडेशन कर देगी, तो 1 पैसे की जगह 100 पैसे हो जाएगा। और नेगेटिव क्या है? कैन सिग्नल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसी से पता चलता है अगर कोई कंपनी को कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है, मतलब वो कंपनी ठीक नहीं चल रही, उसके प्राइस 1-1 पैसे भी जा रहे हैं, लीडिंग टू नेगेटिव मार्केट रिएक्शन। और ये नेगेटिव मार्केट रिएक्शन आ जाता है इससे, कंसोलिडेशन से। अगर बिना बात के कंसोलिडेट करेगी कंपनी तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा प्राइस पे। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। तो फेस वैल्यू बढ़ सकती है कंसोलिडेशन किया तो? कंसोलिडेशन किया तो फेस वैल्यू तो बढ़ेगी ही। ये पहले शेयर 10 रुपए था, अब 100 रुपए का हो गया। हाँ। और जब स्प्लिट कर रहे थे तो फेस वैल्यू कम हो रही थी, पहले शेयर 100 रुपए का था, 10 रुपए का रह गया। तो स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होती है, कंसोलिडेशन में फेस वैल्यू बढ़ती है, लेकिन टोटल मार्केट कैप और टोटल इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? यस सर। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी के लिए है क्या? अच्छा। ऑपरेटर की न्यूज होती है, कंसोलिडेशन करते उससे होगा क्या? करने तो कंसोलिडेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। कई तो इसलिए खरीदते हैं सर कि एक शेयर खरीदो तो 2 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, खरीद लो फटाफट। उन्हें लगता है मेरा पैसा डबल हो जाएगा। किसको लगता था कि जब कंपनी कहती है कि मैं बोनस शेयर दूंगी तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, 1 के बदले 2 शेयर हो जाएंगे? मेरे को लगता था सर पहले, ये लगता था सर। 3 महीने पहले। तो आप लोगों ने अब ये क्लास पढ़ के पता लगा लिया। सर मैंने तो वो एक कौन सी वो ट्रांस लॉजिस्टिक करके है, यूट्यूब पे बड़ा एडवर्टीजमेंट आ रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने वो खरीद ली थी, 1 की 4 मिलेगी, और वो ले देख कुछ लॉस ही हो गया। तो ये यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप खुद सोचो, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट करने के पैसे लगते हैं। ये ऑपरेटर जानबूझ के एडवर्टीजमेंट करता है सबको फंसाने के लिए। एडवर्टीजमेंट करने के पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी होता है। अब एक शेयर होल्डर क्यों करेगा एडवर्टीजमेंट? क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है,
वो एडवर्टीजमेंट करके आप लोगों को बेच रहा है अपना माल, और वो जिंदगी भर गिराते ही रहेगा उस रेट को, 2 4 5 साल गिरेगा वो रेट। जब सब निकल जाएंगे, जब आप थक जाओगे बिल्कुल, अरे यार चलो निकलो, जब सारे शेयर उसके वापस आ जाएंगे कम रेट में, उसके बाद वो फिर बढ़ा लेगा। और आप सोचोगे कि जब वो बढ़ाएगा तब तक मैं रखूंगा, तब तक ही नहीं बढ़ाएगा जब तक आप रखोगे, चाहे 50 साल हो जाए। ऑपरेटर के लो लिक्विडिटी स्टॉक में फंस गए हो आप, निकल जाओ उससे, जो भी पैसा बच रहा है बचा लो, वरना कुछ टाइम में जीरो कर देगा। चलिए खैर, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, देखते हैं कितना क्या समझ में आया। चलिए अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, जिसको आता होगा वो हैंड रेज करेगा। अब आप ये बताइए, स्टॉक स्प्लिट करने से नंबर ऑफ शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज होते हैं, नो इफेक्ट, या डिक्रीज? चलिए सबसे पहले सुंदरदेव। बढ़ता है सर, वो बढ़ेगा सर। बढ़ेगा जी। और कोई? प्रसाद जी बताइए। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास पहले शेयर 100 थे, अब हमने उसको स्प्लिट करके 100 को 1 शेयर बना दिया, तो हमारे शेयर की नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे। चलिए इसी हिसाब से क्या हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी सुंदरदेव जी? नो सर, नहीं बढ़ेगी। कैपिटल नहीं बढ़ेगी। अच्छा, और प्रसाद जी आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी सर। मुझे लगा हाँ बढ़ जाएगी कहेंगे। हाँ नहीं कैपिटल पहले भी 1000 रुपए थी, आज भी 1000 रुपए है, बस उसकी फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं। फेस वैल्यू कम हो गई है, फिर नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं। जी सुदीप अग्रवाल जी, क्वेरी बोलिए। सुदीप अग्रवाल जी कोई क्वेरी है क्या? चलिए सुदीप जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था। सर वो नेटवर्क इशू था, पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर करिए, नेटवर्क इशू का नाम। चलिए आज राधा जी हैं क्लास में? तो वो स्क्रीनर का बता रहे हैं, स्क्रीनर का बता तो रहे हैं। नहीं अभी नहीं दिखाई दे रही, बहुत टाइम से उनकी आवाज नहीं आती है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा आंसर करती हैं, अभी कर नहीं रही, इसका मतलब है नहीं। सर बोलिए सर। हाँ तो मैम 2 क्वेश्चन है आपके लिए। बोलिए सर। बोनस शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, इंक्रीज कि डिक्रीज? इंक्रीज। और टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल विल बी द सेम। अच्छा, सॉरी, टोटल कैपिटल आल्सो विल इंक्रीज, सॉरी। और प्रॉफिट? प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय to the extent of bonus share into face value. बोनस शेयर जो हमने इशू किए उसकी फेस वैल्यू के अमाउंट से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हो जाए, क्योंकि वो जो बोनस शेयर दिए वो दिए तो प्रॉफिट में से ही दिए है ना, फ्री में दिया है ना, तो प्रॉफिट में से तो देती है कंपनी, प्रॉफिट कम हो जाता है, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं, टोटल कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। राधा जी तो पास हो जाएंगी, तो पहले से ही पास। देखते हैं और 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। किससे पूछूं? चलो धीरज जी बताएंगे। धीरज जी बताइए, अगर हमने डिविडेंड दिया, कैश डिविडेंड दिया, तो वो पैसों में कहाँ जाएगा? पीएनएल। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताओ, पीएनएल में तो जाएगा ही। एक्सपेंडिचर में जाएगा। कौन बता सकता है इसका आंसर? एंट्रीज कीजिए जी। सुदीप जी बताइए। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें एक्टिविटी होती है 3 तरह की। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, और चौथी होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब डिविडेंड पे करते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके ऐड होगा कि लेस? ऐड होगा सर, लेस होगा सर, ऐड होगा ना सर, डिविडेंड। सॉरी सर, लेस होगा सर, माइनस होगा सर, माइनस होगा। लेस होगा। म्यूट कर लो।
सर वहाँ पे गुरु जी ने बताया था ना कुत्ता बिल्ली। तो डिविडेंड अगर कंपनी पे करेगी, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कंपनी का बना रहे हैं, तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे किया है तो वो फाइनेंसिंग में होगा लेस, और मैंने बताया था ऑपरेटिंग में होगा अगर आप ऐड ऑपरेटिंग में जाके हाँ ऐड सर, हो जाएगा और फाइनेंसिंग में होगा लेस। चलिए जी बढ़ते हैं आप थोड़ा सा आगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग पिछला रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो करते रहिए, वरना तो ऐसे तो आप सब भूल जाओगे। जिसने नहीं किया उसके लिए मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सर। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट पढ़ा रहे थे हम। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर टू इंक्रीज अ स्टॉक प्राइस बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो इसका हो जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको इसका पढ़ा दिया था। आगे आ गए हम बोनस इशू पे। लो जी बोनस भी आ गया। बोनस डिस्क्रिप्शन, एडिशनल शेयर दिए जाते हैं इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री में इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग। तो बोनस शेयर का एक रेशियो होता है कि मैं 10 वाले को एक दूंगा या कितना, तो उतने नंबर ऑफ शेयर निकल जाते हैं। जैसे 1 पे 1 बोनस दिया तो एक शेयर मिलेगा हर एक के लिए। इसके पॉजिटिव क्या है, ये रिवॉर्ड होता है शेयर होल्डर के लिए, इंक्रीज द लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बढ़ा देता है। और न्यूट्रलिटी क्या होती है, नो चेंज इन टोटल कैपिटल। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल कैपिटल मार्केट कैप पे और टोटल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कैपिटल वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट कैप पे और टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला आ गया राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ पे शेयर इशू किया जाता है टू परचेज एडिशनल शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बिफोर ऑफरिंग देम टू द पब्लिक। पब्लिक को नहीं देते, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देके कहते हैं कि अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, कम प्राइस पे मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के पास कैश आ जाता है, कैश बढ़ जाता है, कंपनी की थोड़ी सी नई कैपिटल इशू हो जाती है तो कैपिटल बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ते हैं, मार्केट कैप भी बढ़ती है क्योंकि नए शेयर भी आ गए। ये सब कुछ बढ़ता है इसके अंदर। किसी को कोई क्वेरी अभी तक? सर ये राइट इशू हर एक शेयर होल्डर को पर्सनली भेजते हैं क्या, वो कुछ इंटीमेशन उसका? हाँ इंटीमेशन आती है, मेल आती है आपके पास। अच्छा, बट द बेस्ट इज दैट बोनस शेयर आई थिंक, है ना? नहीं, बेस्ट राइट शेयर है। अच्छा राइट शेयर। आपने 100 रुपए का शेयर लिया, आपको बोनस मिल हाँ। गया, वो 50 रुपए का हो जाएगा, तो आपके तो 100 ही रहे ना। अच्छा लेकिन राइट शेयर में क्या होगा, शेयर है 100 रुपए का, मिलेगा 75 रुपए में, तो 25 का प्रॉफिट तो हुआ। सही है सर। तो राइट शेयर में प्रॉफिट होता है, बाकी किसी चीज में प्रॉफिट नहीं है। म्यूट कीजिए। तो ये कंपनी सर कब अनाउंस करती है राइट इशू? जब कंपनी को पैसे की जरूरत हो और वो अपने शेयर होल्डर से ही पैसे लेना चाह रही हो तब। म्यूट कीजिए धीरज जी, क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, बाकी धीरज जी म्यूट होंगे। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं किसी की भी? सर मेरी है सर, रेज हैंड है सर, मेरी है राइट हैंड इज सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे बोनस इशू में सर इसमें लिखा नो चेंज इन टोटल कैपिटल लिखा हुआ है, पर सर शेयर का दाम तो गिर जाता है सर बोनस इशू। अरे टोटल कैपिटल पे तो फर्क नहीं पड़ा ना। और शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा नुकसान है सर, अगर वो बोनस देने के बाद भी नहीं चला तो नुकसान है। अच्छा टोटल कैपिटल पे कहाँ लिखा है बोनस में? न्यूट्रल लिखा है, नो चेंज इन टोटल कैपिटल। ये वाला नो चेंज इन टोटल कैपिटल। बोनस इशू के केस में क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट में से तो दिया जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, उसके शेयर आ जाता है। टोटल जो प्रॉफिट भी तो आप ही का पार्ट था ना, तो प्रॉफिट कम हो गया, उसकी जगह कैपिटल आ गई, तो टोटल कैपिटल वैल्यू में, टोटल कैपिटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, पर अभी तक देखे हैं सर 2 साल में जिससे बोनस इशू है वो शेयर चला नहीं, फिर वो खूब लंबा नहीं चला सर। जैसे ही बोनस शेयर आया तो वो बोनस शेयर की न्यूज पे ही चल पड़ता है, पहले ही 5% 10% भाग जाता है। फिर जब बोनस आ जाता है तो ऑपरेटर को तो पता है इसका बोनस का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो रिटेल पीपल, जो बेवकूफ पीपल है, जो लग रहा था बोनस आएगा अब तो 4 गुना हो जाएगा, असल में एक शेयर का नाम बताता हूँ मैं आपको, आईटीसी के पीछे सर वरुण बेवरेज में भी बोनस आया था लास्ट ईयर, उसमें भी लंबा चौड़ा बोनस आया था, वो भी नहीं चला सर। उसे बेच दो।
तब तक सर लॉस में सर, लॉस में ही बेच। सर लॉस। अरे जब हमारी एनालिसिस के हिसाब से तो चलना ही नहीं है, जब चलना नहीं है तो बेच दो, जिसे चलना है वो ले लो। चलो खैर, अब एक छोटा अच्छा सर, सर राइट इशू का ही बोल देता हूँ सर। राइट इशू का भी, राइट इशू तो चलिए ठीक है, आपने देखा कैन रेस कैपिटल, हाँ राइट इशू में रेस कैपिटल करते हैं। आशापुरी गोल्ड के पेनी स्टॉक था 11 रुपए 15 रुपए तक गया था ऊपर, फिर 11 रुपए में खरीदा था मैंने मेन से शेयर, उसका फिर राइट इशू आया, फिर मैंने और खरीदा, तो वो भी अभी तक लटका हुआ है 6 रुपए के आसपास, 6-6.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। की बात है, लेकिन जितना राइट इशू सर राइट इशू सर अभी एससीपीसी का राइट इशू आया हुआ है, सर वो ले लूं? एससीपीसी है मेरे पास, एससीपीसी, ठीक है, कितने एसईपीसी कितने का शेयर है? सर वो 25 रुपए पे था, अभी वो 14 रुपए 13 रुपए कुछ पैसे में ट्रेड कर रहा है। अभी एससीपीसी का राइट इशू आया है कितने रुपए का राइट इशू आया हुआ है? सर, मैंने देखा नहीं, पर वो मैसेज आया है सर राइट इशू आया है। अगर 10 रुपए के आसपास है तो ले लो, 14 की चीज 10 में मिल रही है, 10 में मिले या 12 में मिले, लेके अपने वाले बेच दो। इसका तरीका ही होता है। 100 शेयर है, 100 पे आपको 40 राइट इशू मिल रहे हैं, तो राइट शेयर सब्सक्राइब दे दो, और जैसे ही वो अपने राइट वाले आए तो अपने वाले बेच दो। ठीक है सर, अपने वाले 40 शेयर बेच दो तो आपके पास फिर से 100 ही रह जाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है 2 रुपए वो बच जाएगा। लेकिन ये उनके लिए फायदा है जिनके पास हजारों लाखों शेयर हो। अब आप 100 शेयर, सर नहीं सर, मेरे पास 5000 शेयर है एससीपीसी के। तो मान लो 5000 शेयर पे 2 रुपए का डिफरेंस मिल गया आपको, 10,000 बच जाएंगे, दिक्कत क्या, कर लो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी, म्यूट हो जाइए सब। राइट इश्यूज हो गया, अब है बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर को खरीद लेती है और पैसे दे देती है, कंपनी रीपरचेज इट्स ऑन शेयर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर, से नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले 100 शेयर थे, उसमें 10 कंपनी ने वापस खरीदे, पीते रह गए 90, तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, टोटल कैपिटल भी कम हो जाती है, मार्केट कैप भी कम हो जाती है, और कैश का रेशो भी कम हो जाता है। ओपन, अब बायबैक दो तरीके से हो सकता है, एक तो ओपन मार्केट परचेज, तो इससे क्या करते हैं, जैसे आप खरीदते हो ना, ऐसी कंपनी भी एनएससी बीएससी पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के वहां से खरीद लेती है, और बाद में उन्हें कर देती है कैंसिल, रीपरचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर टेंडर ऑफर निकालती है, भैया किसी को बेचना बाचना हो तो हम खरीदना चाहते हैं, दे दो, जो बेचना चाहेगा वो दे देगा। शेयर होल्डर ऑफर देयर शेयर एट ए स्पेसिफिक रेट, वो एक स्पेसिफिक रेट बोलती है, भैया किसी को अगर अपना शेयर मेरे को टेंडर करना हो तो कर दो, मैं इस रेट पे खरीदने को तैयार हूँ, तो वो भी बेच सकते हो। दो तरीके से हो सकता है। इम्पैक्ट क्या है इसका? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। देखो पहले कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट होता था तो 100 ही शेयर होल्डर थे, लेकिन अब जब बायबैक कर लिए तो 80 रह गए, तो अभी भी प्रॉफिट तो कंपनी 100 रुपए का करेगी, लेकिन अब कमाने वाले, अब बांटने वाले 80 हो गए, तो पहले ईपीएस 10 रुपए था, अब 12.5 रुपए है। तो बायबैक करने से आपका ईपीएस बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ता है, इसी वजह से बायबैक करने पे रेट बढ़ते हैं, वरना बायबैक करना कोई पॉजिटिव चीज थोड़ी है, कंपनी ने पैसे दिए, माल खरीद लिया, इसमें क्या बात हो गई। लेकिन जैसे ही कंपनी ने बायबैक किया तो नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, इससे आपका ईपीएस बढ़ गया। किसको ये बात समझ में आ गई कि ईपीएस बढ़ता है? मतलब सर कोई कंपनी यदि बायबैक कर रही है तो उसके शेयर प्राइस उस दिन में बढ़ सकती है। कुछ दिन में नहीं, जिस दिन बायबैक का अनाउंस करेगी उस दिन से भागना शुरू। Sir, you show me with an example, no sir, buyback share का। बजाज फिनसर्व का आया था सर, जिसके पास 7 शेयर है वो 1 शेयर बेच सकती, वो कंपनी बायबैक ले सकती है, वो कंडीशन था उसका। इन्फोसिस में भी आया था 2 बार, टीसीएस भी आया था शायद। टीसीएस में तो हर साल ही आता है, टीसीएस इन्फोसिस में हर साल ही आता रहता है। तो ये क्या कंपनी अपना प्रॉफिट अनाउंस से पहले ही करती है कि हम बायबैक कर रहे हैं? देखो ये दोनों, ये जो आईटी कंपनी होते हैं, कैश रिच कंपनी होते हैं, इनके पास जो भी प्रॉफिट होता है सब कैश में होता है, इनकी कोई फिक्स एसेट तो है नहीं। पूरे साल में 1,000 करोड़ कमाए तो 1,000 करोड़ इनके पास कैश ही पड़ा रहता है, तो क्या करते हैं उस पैसे का? डिविडेंड देते हैं ज्यादा, फिर भी पैसा बच गया तो उठा के बायबैक कर लेती है। कैश रिच कंपनियां है ना ये। आगे बढ़ते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सर कंपनी ने मर्जर कर लिया, 2 कंपनियां थी अलग अलग, एक हीरो एक होंडा, दोनों मिल गई, खत्म कहानी, हीरो होंडा बन गया। 2 कंपनीज कंबाइन फॉर अ न्यू एंटिटी, मतलब पहले 2 अलग अलग कंपनियां थी, एक ए लिमिटेड एक बी लिमिटेड, अब क्या बन गई वो ए बी लिमिटेड। एक्विजिशन कर लिया, मर्जर कर लिया, 1 कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। जब 2 कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनती है उसे बोलते हैं मर्जर।
लेकिन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर समाहित कर ले, उसे बोलते हैं मैंने एक्विजिशन कर लिया। मतलब ए लिमिटेड थी, एक बी लिमिटेड थी, दोनों मिलकर बनी ए बी लिमिटेड, ये तो हुआ मर्जर। एक ए लिमिटेड थी, एक बी लिमिटेड थी, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने खरीद लिया और नई कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। मतलब कोई तीसरी कंपनी बनी ही नहीं, इसे बोलते हैं एक्विजिशन टाइप्स। अब मर्जर करने के दो तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मतलब सर एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी, दोनों सोलर का ही काम करते थे। अब नई कंपनी जो बनी ए बी लिमिटेड, वो भी सोलर का ही काम करते थे, बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। दोनों कंपनी एक जैसा काम कर रही थी, आपस में कंपटीशन में थी, कंपटीशन खत्म करने के लिए दोनों मिल गई, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर मतलब मर्जिंग ऑफ अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक कंपनी तो सर पैनल बनाती थी, एक कंपनी स्ट्रक्चर बनाती थी इसका। अब ए लिमिटेड ने कहा यार मैं पैनल बेचती हूँ, तो स्ट्रक्चर बेच, दोनों मिल जाते हैं और पैनल और स्ट्रक्चर दोनों मिलकर बेचेंगे। एक तरह से ये वो वाला वर्टिकल एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया था ना, ये वो हो गया। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ए लिमिटेड के ग्राहक थे वो बी लिमिटेड के भी ग्राहक हो गए, और जो बी लिमिटेड के ग्राहक थे वो ए लिमिटेड के भी हो गए। इससे दोनों कंपनियों को फायदा है। इम्पैक्ट सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब जो आपस में कंपटीशन था वो खत्म, मार्जिन बढ़ जाएंगे। पहले दोनों का मार्केट शेयर 20 प्लस 20 40 था, लेकिन अब कुछ 45 हो जाएगा। दोनों मिल जाएंगी तो काम और अच्छे से कर पाएंगी, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। रिस्क ऑफ इंटीग्रेशन फेलियर। लेकिन एक रिस्क बढ़ जाता है यार, कल को उनकी झगड़ा होगा तो फिर अलग हो जाएंगी, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को मिलकर काम करना बहुत मुश्किल ही होता है। के बाद है जैसे मर्जर था, इसमें दो कंपनियां मिलती थी, अब एक डी मर्जर आ गया या फिर स्पिन ऑफ। इसमें एक कंपनी के दो हिस्से हो जाते हैं, इसमें होता है बंटवारा। डिवीजन ऑफ अ कंपनी इनटू टू सेपरेट एंटिटी टू इंप्रूव फोकस एंड एफिशिएंसी। जैसे आईटीसी ने अपने अंदर से क्या निकाला, आईटीसी होटल। तो जो आईटीसी होटल निकाल रहा है ये हुआ डी मर्जर, अपने अंदर से एक हिस्सा निकाल के अलग कर दिया, इसे बोलते हैं डी मर्जर। तो इससे क्या होगा, एक न्यू इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाएगी, और एक पहले वाली कंपनी जो थी उसे पेरेंट कंपनी बोल लेंगे, और जो नई कंपनी आई है उसे बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी। शेयर होल्डर सरेंडर एग्जिस्टिंग शेयर्स फॉर अ न्यू शेयर। और जो शेयर होल्डर उस नए वाले शेयर को लेना चाहेंगे उन्हें एग्जिस्टिंग शेयर सरेंडर हो जाएगा और नया शेयर मिल जाएगा, या फिर पुराने वालों को नया भी मिल जाएगा, पुराने वाला भी रहेगा। वो जैसा कंपनी डिसाइड करेगी वैसा होगा। फोकस ऑन कोर बिजनेस। ऐसा करने से क्या होगा, आईटीसी अपना अलग काम कर पाएगी, और जो होटल वाली कंपनी थी वो अलग होने की वजह से वो अपना अलग काम कर पाएगी, उसके डायरेक्टर अलग हो जाएंगे। पहले एक ही डायरेक्टर को सारे काम संभालने पड़ रहे थे, तो इससे क्या होगा, हिडन वैल्यू निकल जाएगी। नेगेटिव क्या है, इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अब क्या होगा, नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा। पहले एक ही डायरेक्टर से सारी कंपनी संभलवा रहे थे, अब हर एक कंपनी के लिए अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग ऑफिस, सारा खर्चा बढ़ गया। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कैसी लग रही है? इनके जो शेयर है वो भी सारे अलग अलग हो गए, नए सिरे से मिलेंगे। देखो जो आईटीसी के शेयर है वो तो आपके पास है ही, आईटीसी होटल के आपको और मिल गए। कभी कभी कंपनी कहती है कि भैया मैं जो है आईटीसी का शेयर तो ले लूंगी वापस, उसके बदले नई कंपनी का दूंगी, अगर वो पूरी कंपनी बंद हो रही हो, आईटीसी बंद ही हो रही हो। मान लो आईटीसी के दो शेयर बनाए और नाम बदल दिया, पहले आईटीसी कंपनी थी, अब बना दी आईटीसी होटल एंड आईटीसी इंटरनेशनल। तो जो आईटीसी का शेयर है वो तो हटेगा ना आपके पास, या तो इंटरनेशनल को मिलेगा या होटल का। तो कुछ बंदों को होटल का मिल जाता है, कुछ को इंटरनेशनल का, पुराना शेयर खत्म। लेकिन जब पुरानी कंपनी में से एक नई निकाल दी जाए और पुरानी खत्म ना हो तो पुराना शेयर आपके पास ही रहता है, नया वाला भी आपको मिल जाता है। ये जियो फाइनेंस जैसे निकला रिलायंस से, तो वो दोनों हैं अभी वैसे। दोनों आपको मिले थे, रिलायंस का आपके पास है ही और जियो का भी मिल गया। आईटीसी का तो आपके पास है ही, लेकिन आईटीसी होटल भी मिल गया जी। और कोई क्वेरी किसी की, आगे बढ़े। आज की क्लास किस किस को मजा आ रहा है? सबको आ रहा है शर्मा जी। और किस किस को लग रही है? और किसी को नहीं लग रही। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे हैंड्स अप आए, मजा आ रहा है मुझे भी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगला कंसेप्ट है आईपीओ। आईपीओ आपको सबको पता है, फर्स्ट सेल ऑफ अ शेयर टू द पब्लिक। जब कंपनी अपना शेयर डायरेक्ट पब्लिक को बेच दे टू रेज कैपिटल या फिर ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए और पैसे की जरूरत पड़े तो पब्लिक को शेयर बेचते हैं, उसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले सेबी के पास फाइल करना पड़ता है, फिर रोड शो करने पड़ते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, मार्केट में देखा जाता है हमारे खरीदने वाले बंदे हैं कि नहीं, प्राइस अनाउंस करते हैं सर इतने रुपए के आएगा, फिर लोग उसे अप्लाई करते हैं, फिर उनको शेयर मिल जाता है।
पॉजिटिव क्या है, आपके पास फंड आ जाते हैं, एनहेंस ब्रांड विजिबिलिटी, और ब्रांड विजिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। नेगेटिव क्या है, फिर बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाते हैं, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल भी नहीं। फिर जो 2 कौड़ी का आदमी है ना, जो सब्जी की थैली लगा रहा, वो भी वोटिंग करके आपके कंट्रोल करता है, आपको नहीं ये नहीं करना और वो नहीं करना। क्योंकि फिर जो बंदा फलों की ठेली लगा रहा है ना, वो भी आपका शेयर होल्डर है, फिर आपको उसकी भी सुननी पड़ती है। और अगर उसने वोट करके कह दिया ना नहीं करना है काम, तो बहुत सारों ने कह दिया ऐसे ही, तो फिर नहीं करना। अमूल कंपनी में ज्यादातर शेयर होल्डर गांव वाले हैं। अमूल कंपनी शुरू ही एक गांव से हुई थी, पंजाब के। पंजाब में एक बंदा था, उसकी एक भी गाय नहीं थी, उसने सारे गांव वालों को पकड़ा, सबको कहा भाई तेरे पास जितने भी गाय हैं सबका दूध मुझे दे दे, और फिर मैं दूध को इकट्ठा करके उसका मक्खन निकाल लूंगा, फिर मक्खन निकाल के मैं उसे पैक करूंगा, ब्रांड का बना के बेचेंगे। वो पूरे गांव का वो मतलब ऐसा बंदा था, पूरा गांव उसकी बात मानता था, पूरी गांव ने उसकी बात मान ली। तो उसने गांव वालों ने कहा कि हम तेरे पे पैसे कब मिलेंगे हमें, कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम तो पार्टनर बनोगे मेरे। तो उसने कंपनी का शेयर होल्डर बनाया उन्हें। आज तक जो अमूल कंपनी है वो बहुत बड़ा संग्रहालय है, मतलब बहुत, इसे प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। बहुत सारे गांव वाले जिनकी खेती थी, जिनकी गाय भैंस थी, उन्हीं लोगों को मिला के उसने कंपनी बनाई, उन्हीं का दूध खरीदा, उन्हीं का मक्खन बेच दिया, जो पैसा प्रॉफिट आया वो उन्हीं के अंदर बांट दिया। सर अमूल तो गुजरात से है ना, पंजाब ये से गुजरात से है तो सर। अमूल जब स्टार्ट हुई थी ना, तो एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई थी। आनंद में है सर, आनंद में। आनंद तो सर गुजरात में है। अच्छा, गुजरात के आनंद है गुजरात के गांव से हुई होगी, लेकिन गांव से स्टार्ट हुई। हाँ दूसरा हाँ, नहीं आपने डॉक्टर पीजी कुरियन सर, कुरियन, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर ये काम चालू किया। हाँ, उस टाइम पर हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, तो दुग्ध क्रांति, दूध वाली श्वेत क्रांति उसे बोलते थे। हाँ, उस टाइम पर श्वेत क्रांति आई थी, ये उसका पार्ट थी। तो वहां पर सरकार ने कहा था आप लोग मिल मिलकर जो है दूध की प्रोडक्शन करो, बटर बनाओ, मक्खन बनाओ, घी बनाओ और उसे बेचो। तो अब अमूल कंपनी जो आई थी, वो कंपनी नहीं थी उस टाइम पर, वो समूह था कुछ लोगों का, है ना। और उस धीरे धीरे करते करते वो कंपनी बड़ी होती चली गई। ऐसी एक कंपनी का नाम और बता रहा हूँ, लिज्जत पापड़। जो लिज्जत पापड़ है, वो उन्होंने क्या करा था, एक महिला उद्योग। हाँ, महिला उद्योग था वो। तो सारे घरों में लोग ना पापड़ बनाया करती थी महिलाएं, फिर उसे एक नाम दे दिया लिज्जत, और फिर वो नाम चल गया, तो वो आज तक चल रहा है। तो लिज्जत पापड़ हो गया, ये सब एक समूह था, मतलब छोटा छोटा जो बड़े हो गए। सर अमूल का पूर्व में आनंद मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिमिटेड सर, आनंद मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिमिटेड। वेरी गुड। आज भी सर वो मतलब समूह में ही है सर अमूल। हाँ, समूह में ही काम करता है, लेकिन अब बड़े लेवल पे करने लगा है, तो जो काम उसे लोगों से करवाने वो लोगों से करवाता है। जो दूध तो गाय से ही निकलता है। इट्स आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग सर, कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मिंग करता है, वो क्या करता है, पूरे गांव को ना अब पैसे देता है एडवांस। वो कहता है कि तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, इस पैसे से गाय खरीद लो, तो वो पैसा हो गया उनके ऊपर एडवांस, ठीक है। फिर वो कहता है कि तुमने गाय खरीद ली ना, अब तुम मुझे उस गाय को सारा चारा वारा खिलाओ, तुम दूध निकालो, और दूध निकालने के बाद मुझे दे दो, और जो पैसे मैं तुझे एडवांस दे। सर आपने 2 दिन पहले का न्यूज देखा होगा, स्पेन में ये लोग ना अमूल ये किया है, खोला, ओपन किया है। अरे मैं खुद गांव से हूँ भैया, मैंने अमूल को दूध बेचा है, मेरी खुद की गाय भैंस थी, तो मेरे दादा दादा अमूल को दूध बेचा करते थे। तो मैं रोज पूछता था, जैसे मार्केट में दूध का रेट है मान लीजिए 40 रुपए, तो अमूल हमसे तय करता था मैं 30 रुपए में खरीदूंगा। कब तक, जब तक उसने जो पैसा हमें दिया है वो पूरा ना हो जाए। तो वो क्या करता था, जैसे मान लो एक भैंस 60,000 रुपए की आएगी, तो वो हमें 60,000 रुपए एडवांस देता था, तो हम उसी के पैसे से गाय खरीद के लाते थे या भैंस खरीद के लाते थे। फिर हमारा काम होता था कि हम उसे चारा अपने पास से खिलाएंगे, दूध हम निकालेंगे, दूध निकालने के बाद जो भी दूध उससे निकलेगा वो 30 रुपए किलो के हिसाब से हम उनको दे देंगे। तो दादाजी बोलते थे, अरे भैया हमारे पैसे थोड़ी लगे, अमूल ने दिए पैसे, हमने उसी की भैंस खरीदी, चारा हमारा फ्री का है, चारा खिलाया, 30 रुपए में दूध बेच दिया, उसमें भी प्रॉफिट ही है। और जब 5 साल में 7 साल में हम जो है इसका सारा पैसा उतर जाएगा, फिर हम दूध अपना 40 रुपए का बेचेंगे, किसी को भी 50 का जो भी रेट होगा। तो इस तरीके से अमूल काम करती है कि वो गांव वालों को पैसा दे देती है गाय भैंस खरीदने का, फिर चारा खिलाना उनकी जिम्मेदारी, दूध निकालना उनकी जिम्मेदारी। वो तो सस्ते रेट में दूध उठा लेती है उनसे, ओरिजिनल। और अब तो खैर उन्होंने अपनी ही गाय भैंस खरीद के मशीनों से दूध निकालते हैं, अपनी ही बहुत कर ली है। लेकिन पहाड़ी इलाके में वो आज भी ये करती है कि अपने गांव वालों को ही बोलती है भैया तुम ही रखो, क्योंकि वहां पर जगह लेना बड़ा मुश्किल है, तो उन्हें पहाड़ी इलाके में जगह मिल नहीं पा रही, तो वो गांव वालों से ही करती है, समूह बना बना। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। जब आप पहली बार पब्लिक को शेयर बेचते हो उसे आईपीओ बोलते हैं, लेकिन एक बार आईपीओ आने के बाद अगर दोबारा बेच दो
तो इश्यू ऑफ एडिशनल शेयर बाय द कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार बेचते हो तो आईपीओ, आईपीओ आने के बाद दोबारा पब्लिक को अगर कंपनी नए शेयर इशू कर दे तो उसे बोलते हैं एफपीओ। पॉजिटिव नेगेटिव वही है, पॉजिटिव वही है, रेजिस द एडिशनल कैपिटल, पैसा जाता है कंपनी के पास, लेकिन ईपीएस कम हो जाता है। पहले 100 रुपए 100 बंदे बांट रहे थे, अब 100 रुपए 120 बंदे बांटेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे बाईबैक के केस में ईपीएस बढ़ रहा था, नए शेयर इशू के केस में ईपीएस घट जाएगा। पहले वो प्रॉफिट तुम 100 बंदे बांट रहे थे, अब 20 बंदे और नए आ गए, अब वो प्रॉफिट 120 बंदे बांटेंगे, तो ईपीएस घट जाता है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? सर एक सवाल पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछिए, हमारा रुका हुआ है। सर ईपीएस किसमें सर ये आईपीओ जो है, अच्छा उनका होने दो सर, राधा जी बोलिए। राधा जी। सर ईपीएस किसमें घटता है सर? मैम अगर नए शेयर इशू आएंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस घट जाएगा ना। Yes. तो उतना ही है ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड। Yes. जी सर आपका क्वेरी बोलिए। सर ये आईपीओ जब आता है तब वो प्राइस बैंड देता है, ऐसा रेंज देता है प्राइस की, तो उसमें से कौन से प्राइस पे हमने खरीदना चाहिए? क्योंकि मैंने सारे प्राइस के ऊपर ट्राई किया, मेरा कभी लगा ही नहीं। सारों पे नहीं करना है, मैक्सिमम वाले पे ही करना है। अच्छा। प्राइस बैंड इसलिए देता है कि मान लो उसने प्राइस बैंड 180 से लेके 200 तक, तो वो कहता है भैया मैंने प्राइस बैंड दिया है कि मैं 180 से लेके 200 तक की तुम कोई भी बिड लगा सकते हो जिसपे तुम लेना चाहो, जिसपे मुझे ज्यादा क्वेरी आएंगी, जिसपे मुझे मतलब मेरे शेयर बिक पाएंगे जिस रेट पे, मैं उस रेट पे भेज दूंगा। अब अगर मान लो आपने 199 दिया लेकिन सबने 200 दे दिया और 200 भी उसके सारे बिके, आपका नंबर तो कभी लगेगा ही नहीं। ऐसा कभी होते हुए देखा है कि कंपनी ने आईपीओ लाया और वो फेल हो जाए कि लोग खरीदने ही नहीं आए? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस पहले ही कर चुकी है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? वो मार्केट में एक लाइन निकालते हैं कि अगर मैं शेयर इशू करूं तो कौन कौन खरीदना चाहता है। जो लोग खरीदना चाहते हैं उसके पहली बिड भेज देते हैं, तो फिर वो किसी बैंक को डन कर लेती है कि ठीक है भैया तुम्हारा काम है मेरे शेयर बिकवाना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस कर लो। तो वो बैंक चेक कर लेता है भाई इसके सारे शेयर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर लेता है और बड़ी बड़ी कंपनियां गारंटी देती है कि हम खरीद लेंगे। जब पहली गारंटी है तो यानी कि तभी तो शेयर आया। अब वो फेल तो होगा ही नहीं, आप लो ना लो कोई ना कोई तो ले ही लेगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो चुका है और कोई भी नहीं लेगा तो जिस बैंक ने गारंटी दी है वो ले लेगा, बाद में आपको लोगों को फंसा देगा, बाद में बेच देगा। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्योंकि हो चुका है तो बिकेगा तो है ही, और हाईएस्ट रेट पे ही बिकेगा। तो वो बैंड निकाल दिया है लेकिन वो हाईएस्ट रेट पे ही बिकेगा। तो अगर आपको अपना आईपीओ लगाना है तो पहली बात तो हाईएस्ट रेट पे ही लगाया करें, फिर बाकी किस्मत का काम। और थैंक यू वेरी मच। सर इसमें एक ऑफर फॉर सेल भी होता है ना आईपीओ में? पहले ऑफर फॉर सेल समझ लीजिए। ऑफर फॉर सेल होता है कि अगर कोई मैं मतलब मेरे पास मान लो किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर है तो मैं कैसे बेच सकता हूँ? 1 करोड़ शेयर मुझे पब्लिक में बेचने को सेबी ने मना करा हुआ है कि तुम इतनी ज्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं बेच सकते, है ना। तो मैं कैसे बेचूंगा? मैं कहूंगा जी मुझे 1 करोड़ शेयर बेचने, तो जैसे लोग आईपीओ निकालती है कंपनी ऐसे ही मैं निकालूंगा ऑफर फॉर सेल ओएफएस। तो मैं एक शेयर होल्डर हूँ, केवल कंपनी नहीं बेच रही, अब केवल मैं एक प्राइवेट बंदा कह रहा हूँ भैया मेरे पास कोई शेयर है रिलायंस के, किसी को लेना हो तो ले लो, मार्केट में रेट एक चल रहा है, मैं 990 में दे दूंगा। तो जो लेना चाहता हो मेरे से डायरेक्ट ले लेगा 990 में। तो मैं इस एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। जब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर मार्केट को बेचना चाहता है तो उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। उससे क्या होगा कि अभी इंडिगो का जो प्रमोटर है आज फिर खबर आई सर कि ये फिर बेचेगा। हाँ वो खत्म करेंगे भैया, उसकी बीवी को घूमने जाना है, मजे लेने हैं। जब से उसका पति बेचारा एक एक पैसा बचा बचा के जी रहा था, पति क्या मर गया भाई, सब सारे शेयर बेच दिए, अरबों खरबों रुपए निकाल लिए इतनी बढ़िया कंपनी में से। बताओ प्रमोटर थे उसके, सारे ही निकाल लिए, इतने पैसे का पता नहीं क्या करेगी। अभी एक बचा है वो भी बेचेगी वो। सर वो तो कोई भी शेयर होल्डर एक्चुअली कर सकते हैं क्या? कोई भी शेयर होल्डर कर सकता है, लेकिन क्यों करेगा? जिस बंदे ने अपनी कंपनी बनाई है, कंपनी प्रॉफिट है, भले वो क्यों बेचेगा? वो तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को चलाना आता नहीं है बिजनेस, ले बेच रही है। नहीं मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि ओएफएस कौन निकालता है? कंपनी निकालती है? शेयर होल्डर कंपनी नहीं निकालती, कंपनी तो अपने शेयर बेचेगी ना। वो तो न्यू इशू हो गया, तो एफपीओ हो गया। ऑफर फॉर सेल निकालता है कोई भी बड़ा शेयर होल्डर जिसके पास 5-10% का चंक हो और वो बेचना चाह रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बेच देगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड से कहेगा भैया शेयर लेना है तो ले लो, मेरे पे इतने हैं, तो रेट आपस में सेट करेंगे और बेच लेगा। मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट में से कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो वो फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट करके बेचेगा, तो वो ब्लॉक डील में आ जाएगा। ब्लॉक डील
अलग चीज है। ब्लॉक डील में तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट करता है, पहले आपस में बात रिद्धि आप बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो आप आपस में बात कर लोगे, फिर उसे ब्लॉक डील में बेच दोगे, वही प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो ब्लॉक डील है। लेकिन ओएफएस के केस में तो आईपीओ की तरह आपसे लोग धीरे धीरे लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपके अकाउंट में पैसे आएगा, फिर आप धीरे धीरे उसे ट्रांसफर कर दोगे। पब्लिक को बेचने का एक तरीका है ऑफर फॉर सेल। तो प्रमोटर भी ले सकता है ना सर वो? प्रमोटर ही तो बेचता है, प्रमोटर के पास ही होते हैं ज्यादा शेयर। हाँ, नहीं खरीद भी सकता है वो, समझ लो किसी दूसरे को बेच सकता है। किसी कंपनी का ऐसा शेयर है तो प्रमोटर भी बेच सकता है। जी समझ लो, कुछ नहीं आया, म्यूट। आईपीओ में लिखा रहता है ना सर कि ये शेयर इतने % ऑफर फॉर सेल और इतना बुक बिल्डिंग इशू है। आईपीओ में लिखा रहता है इसमें से कितने % शेयर तो कंपनी के पास पैसे जाएंगे और कितने % कोई दूसरा बंदा बेच रहा है। जो दूसरा बंदा बेच रहा होता है उसे ओएफएस बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था सर ओएफएस के केस में तो प्रमोटर भी खरीद सकता है, अगर प्रमोटर नहीं खरीदना होगा तो प्राइवेट प्लेसमेंट में खरीद लेगा ना मुझसे। ओएफएस का मतलब है कि खरीदने वाले बहुत सारे बंदे हैं, अगर एक ही बंदे ने खरीदना है तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं डायरेक्ट उस प्राइवेट प्लेसमेंट वाले बंदे से बात करूंगा और वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला बंदा जो है मेरे को पैसे देके मेरे से खरीद लेगा। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी किसी की? सर गवर्नमेंट के शेयर्स भी गवर्नमेंट ऐसे ही बेचेगी क्या फिर ओएफएस वगैरह की? वो ऐसी बेचती है। अच्छा। ये एनएचपीसी बीएचएल और सारी कंपनियों को ऐसे ही तो बेचे हैं। हाँ। ओएफएस आता रहता है बीच बीच में, बहुत कम कम रेट पे बेच देती है गवर्नमेंट। तो किसी के बाप का पैसा थोड़ी है, सब पब्लिक का है, उड़ा दो। जी अभी ये थोड़ा सा हैंग चल रहा है। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए जी टेंडर ऑफर पढ़ाते हैं। टेंडर ऑफर मतलब कंपनी ऑफर्स टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर एट अ फिक्स प्राइस। ये बायबैक ऑफ शेयर है। कंपनी को अपने ही शेयर खरीदने थे तो कंपनी ने ऑफर्स में बोला कि भैया मैं अपने शेयर खरीदना चाहती हूँ, कोई बेचना चाहता है तो बेच दो। इसी को बोलते हैं टेंडर ऑफर या फिर बायबैक ऑफ शेयर। इसका इंपैक्ट क्या है? हैंग चल रहा है। कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी नहीं है? वो कह रहा टाइम हो गया। कौन कह रहा है? अभी आधा घंटा और है। आपका सॉफ्टवेयर कह रहा है। हाँ सॉफ्टवेयर कह रहा है मैं थक गया, थोड़ा ले लो 2 मिनट। सर अकेले अकेले जलेबी खा रहे हो? मैं जलेबी नहीं खा रहा हूँ। अच्छा ये कौन है जिसने मेरे को एकदम पहचान लिया कि मैं कुछ खा रहा हूँ? मैं जलेबी नहीं खा रहा हूँ। मैं ना मैं देख रहा था, मैंने बोला नहीं। अच्छा मैंने लीची जो है छील कर दी गई है और ये मेरा फेवरेट फल है, शायद मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है कि लीची नहीं सर, नहीं वो बताया। मिल्की बार ही बताइए। चलो वो पिछले बैच में बताया था। लीची जिस दिन से मार्केट में आती है उस दिन से लेके और जब तक आती रहती है मैं 2.5-3 किलो लीची रोज खा लेता हूँ। ये मेरा फेवरेट फल है। और लीची जो है मेरे घर वाले मुझे छील कर ना ऐसे कटोरियों में रख देते हैं, बस मैं खाने की मेहनत करता हूँ, छीलने की नहीं करता। तो और आपकी क्लास खत्म होते ही सर ये चीज खाऊंगा मैं छील के अपने आप, और थोड़ी सी मेरी छिली रखी है वो भी खा लूंगा। मतलब मैं लीची है, मैं तीनों टाइम खाता हूँ। सर 2.5 किलो कुछ ज्यादा नहीं हो गई? मेरी फेवरेट है। 2.5 किलो क्या होती है? 1-1 किलो 3 टाइम 3 ही किलो बैठेंगी। सर बहुत गर्म करती है, लेकिन क्या करती है? सर बहुत गर्म करती है। हाँ मुझे पता है, मैं उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन अगर दूध पी लो सुबह शाम तो नहीं करेगी। ठीक है ना? आम भी यही होता है, अगर आपने बहुत सारे आम खा लिए उसके बाद 1 गिलास दूध पी लो, सही रहोगे, कुछ नहीं होगा। ये हमारे पिताजी हमें कराया करते थे, पहले बहुत सारे आम खिलाते थे फिर कहते हैं दूध पियो, वरना तो इससे बड़े आमरस पी लेंगे ना। पसंद जो चीज होगी वही तो पियेंगे, जबरदस्ती कुछ भी कर ले। अब
अगर किसी को संतरे में टॉफी पसंद है वो टॉफी खाएगा ना, संतरा ही खाएगा भाई। जो चीज जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से खाई जाएगी ना। अब मान लीजिए किसी को पकौड़ियाँ पसंद है, डॉक्टर कहेगा भाई तला होना तुझे नहीं खाना, तो वो आलू और बेसन थोड़ी मुंह में डाल लेगा। ऐसे ही अगर किसी को मैंगो पसंद होंगे तो मैंगो ही खाएगा, किसी को लीची पसंद होगी तो वो लीची ही खाएगा, और फिर उसके बाद दूध पिएगा बचने के लिए। आपको आमरस खाइए, मेरे घर में मेरे बच्चों को आमरस बड़ा पसंद है, वो आमरस लेते हैं। सर अभी नया युद्ध कब तक चलेगा? अरे पता नहीं, मैं 2 दिन से, चलो ये सही हो गया, अभी करते हैं बस। टेंडर ऑफर, a company offers to purchase a certain number of shares from the shareholder at a fixed price, उसे बोलते हैं टेंडर ऑफर। पॉजिटिव ये है कि पोटेंशियल प्रीमियम मिल जाता है, मार्केट को ज्यादा रेट पर खरीद लेती है कंपनी तो हमें पैसे मिल जाते हैं। कैन रिड्यूस पब्लिक फ्लोट एंड लिक्विडिटी, और जो लोग बेचना चाहते हैं तो शेयर उनके बिक जाते हैं, पब्लिक में नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, तो इससे ईपीएस भी बढ़ जाता है। डीलिस्टिंग ऑफ शेयर, अगला क्वेश्चन आ गया सर, कंपनी डीलिस्ट हो गई, जैसे बीएसएनएल होने वाली है, हो गई शायद, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस हो गई है। डीलिस्टिंग ऑफ शेयर, डीलिस्टिंग मतलब शेयर तो है, कंपनी तो है, लेकिन वो एनएससी बीएससी पे ट्रेड नहीं करेगी अब, तो इससे क्या होता है, कंपनी का शेयर रिमूव हो जाता है एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज से। वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होती है, जो कंपनी अपनी मर्जी से कर देती है, और फोर्स डीलिस्टिंग जो कि गवर्नमेंट करा देती है। इंपैक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ पब्लिक, पब्लिक का लॉस होता है क्योंकि लिक्विडिटी खत्म, रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और फिर उसे फिजिकल शेयर की तरह रखना पड़ता है अपने पास, वो बिक नहीं पाता। अगला आ गया ईसॉप, ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है ये, ऑप्शन गिवन टू एम्प्लॉयज टू परचेज शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जब वो जॉब पे रखा जाता है तो उन्हें बता दिया जाता है कि भैया कस्टमर को कि तुम जो है ना ये शेयर हमसे कम रेट पे खरीद पाओगे, मतलब वो रेट पहले तय कर दिया जाता है कि हर साल तुम इतने रेट पे खरीद पाओगे। अब जब कम रेट पे मिलेगा तो एम्प्लॉय ले ही लेगा। इन्फोसिस ने किए तो फिर सबसे पहले, ताकि वो लोग नौकरी छोड़ के भागे ना और 2-4-5 साल के लिए फंसे रहे, वो बेच नहीं सकते 4-5 साल में, आईटी कंपनी तो अच्छे अमाउंट में सस्ते में उनको मिल भी जाता है सर। सारी आईटी कंपनी ऐसा ही करती है क्योंकि वहां पर सबसे अगली चीज आ गई इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, बाईबैक, डिविडेंड और मर्जर, स्टॉक स्प्लिट और बोनस कुछ नहीं है ये तो। और नेगेटिव इम्पैक्ट है राइट इशू और डीलिस्टिंग। अब जरा ध्यान समझो, राइट इशू को नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों बोला, कोई बताएगा राइट इशू में नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है? कोई चीज को वो सस्ते में दे रहे हैं तो लोग इसको थोड़ा नेगेटिव ले सकते हैं। ये तो नहीं, और कोई, ये तो उल्टा पॉजिटिव है हमारे लिए, मिल जाता है, दोनों के लिए पॉजिटिव है। बताइए नेगेटिव क्यों बोला, उसका सिर्फ एक ही चीज है, ईपीएस कम हो जाता है। राइट। तो नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि ईपीएस पे इफेक्ट पड़ गया, ईपीएस कम हो जाएगा। बाकी राइट इशू कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव नहीं है, हर तरह से पॉजिटिव है राइट इशू। चलिए आगे आ जाते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल पे, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एग्जांपल। एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर थे 1 लाख, बोनस शेयर हुए 1:1, तो नए शेयर कितने हो जाएंगे 2 लाख। इंटरप्रिटेशन, टोटल शेयर डबल बट द शेयर कैपिटल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। कह रहा नंबर ऑफ शेयर भले ही डबल हो गए हो लेकिन शेयर कैपिटल अभी भी उतनी है। दूसरा स्टॉक स्प्लिट, कंपनी के 50,000 शेयर तो उसने एक को 5 में डिवाइड कर दिया, नए शेयर कितने हो जाएंगे 2.5 लाख, लेकिन कैपिटल अनचेंज रहेगी। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, मार्केट कैप रिमेन अनचेंज। मार्केट प्राइस कम हो जाएगी लेकिन मार्केट कैप सेम रहेगी। किसी को कोई क्वेरी? नो सर। वेरी गुड, पेपर में यही सब आएगा। मेजर कॉर्पोरेट इवेंट क्या होते हैं, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, मर्जर्स, राइट इशू। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, बायबैक, मर्जर, बोनस इशू, और नेगेटिव होता है डीलिस्टिंग और राइट इशू का। राइट इशू वैसे पॉजिटिव भी होता है लेकिन उसे ईपीएस कम होने की वजह से नेगेटिव में डाल दिया। शेयर स्वैप, बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से ये क्वेश्चन और मैंने समझाया भी है लेकिन दोबारा समझाएंगे। शेयर स्वैप क्या होता है सर, डेफिनेशन, प्रोसेस एंड इंपैक्ट। शेयर स्वैप इज अ कॉर्पोरेट एक्शन वेयर शेयरहोल्डर एक्सचेंज देयर एक्जिस्टिंग शेयर इन वन कंपनी फॉर एक्सचेंज इन अदर कंपनी। एक कंपनी के शेयर देके वो दूसरी कंपनी के शेयर लेते हैं, ऐसा मर्जर्स के केस में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द मर्जर्स, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो पुरानी कंपनी के शेयर खत्म करके उसे अपनी कंपनी के शेयर दे देती है, तब शेयर स्वैप होता है। मतलब एक्सचेंज को बोलते हैं स्वैप। सर स्वैप होता कैसे, जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया
तो इंस्टीड ऑफ पेइंग कैश, अब बी कंपनी को पैसे देने की जगह ए कंपनी ने अपने शेयर दे दिए, तो बी कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर देके उसके बदले क्या मिलेंगे, ए कंपनी के शेयर, उसी को बोलते हैं स्वैप हो गए। अब वो एक मिलेंगे रेशो में। ऐसा हो सकता है कि बी कंपनी के एक शेयर के बदले ए कंपनी के 2 शेयर मिल रहे हो, या फिर बी कंपनी के 10 शेयर के बदले ए कंपनी का 1 ही शेयर मिल रहा हो। तो जिस भी रेशो में मिल रहे होंगे वो होगा स्वैप रेशो। तो स्वैप रेशो डिटरमाइंस हाउ मेनी शेयर्स आर एक्वायरिंग कंपनी ए आर गिवन फॉर द शेयर्स ऑफ बी कंपनी। ए कंपनी बी कंपनी को कितने शेयर दे रही है, उसी को रेशो बोल देते हैं। चलिए इंटरप्रिटेशन। सर 10-15 साल पहले मेरे पास में 300-400 शेयर थे, उससे इस्पात इंडस्ट्रीज के। बाद में तो वो इस्पात इंडस्ट्रीज बंद हो गई और जेएसडब्ल्यू के मेरे को 70 शेयर मिल गए। हाँ, तो वो स्वैप रेशो था। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ शेयर स्वैप। सर शेयर स्वैप सब एक जैसा होता है। जब एक शेयर के बदले शेयर, देखो मर्जर और एक्विजिशन स्वैप क्या होता है, शेयर के बदले शेयर हो जाएगा। जैसे टू कंसोलिडेट 2 कंपनीज एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, टाटा स्टील एक्विजिशन ऑफ कोरस यूजिंग अ शेयर स्वैप अरेंजमेंट। टाटा स्टील ने खरीदा था कोरस को, ठीक है, तो ये शेयर स्वैप हुआ था। डेट टू इक्विटी स्वैप, डेट के बदले इक्विटी शेयर दे दो, डेट टू इक्विटी स्वैप हो गया। बाकी और किसी तरह का भी स्वैप हो सकता है, ये आप पढ़ेंगे। अब ये न्यूमेरिकल समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टाइम ज्यादा लगाएंगे। कंपनी ए एक्वायर्स कंपनी बी, कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया। कंपनी ए का शेयर प्राइस था 400 रुपए, कंपनी बी का था 200। तो बताओ स्वैप रेशो क्या होगा। सर बिल्कुल पता चल गया, बी के 2 के बदले ए का 1 ही मिलेगा, तो 1:2 हो गया, आधा। तो स्वैप रेशो ही हो गया बस। इम्पैक्ट ऑफ शेयर स्वैप, देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, गेन शेयर्स ऑफ अ पोटेंशियल लार्जर कंपनी विद द बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। देखो पहले कंपनी छोटी थी, उसे बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, तो छोटी कंपनी के बदले बड़ी कंपनी का शेयर मिलेगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन उस कंपनी में सारा प्रॉफिट छोटे शेयर होल्डर को होता था, यहाँ पर तो पहले से 1 करोड़ शेयर हो रहे हैं, तुम तो 10,000 ही आए हो, 10 लाख ही आए हो, तो पोटेंशियल डिल्यूशन हो जाएगा आपकी अर्निंग का। इफ द एक्वायरिंग कंपनी इशू टू मैनी शेयर, अगर मान लो एक्वायरिंग कंपनी के शेयर पहले से ही बहुत ज्यादा है या फिर नए शेयर ज्यादा इशू कर दी, तो डिल्यूशन हो जाएगा। डिल्यूशन मतलब आपका ईपीएस कम हो जाएगा। डिल्यूशन का मतलब ईपीएस कम होना। चलिए मार्केट के लिए क्या होता है, मार्केट के लिए तो सब पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वहां पर सिनर्जी मिल जाती है। सिनर्जी मिलना मतलब जब 2 बंदे अलग अलग काम करते हैं तो दोनों अलग अलग इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते, जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। मान लो ए लिमिटेड कम रही थी, प्रॉफिट 20 रुपए का, बी लिमिटेड कम रही थी 30 रुपए का, दोनों को मिला के 50 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हो गया 60 का, ये 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। इसी को बोलते हैं सिनर्जी। जब 2 बंदे मिलकर काम करते हैं तो वहां पर सिनर्जी गेन जरूर आता है। इसीलिए जब भी कोई मर्जर होता है तो वो दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वहां पर सिनर्जी गेन जरूर आएगा। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी? डिल्यूशन का क्या बताया था आपने? डिल्यूशन का मतलब आपकी अर्निंग हो जाएगी, ईपीएस कम हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगी आपकी अर्निंग। और कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी नहीं है किसी की? चलो फिर से रेस्ट ले रहा है थोड़ा सा। चलिए सर स्वैप में अगर 2 कंपनी है तो will the profit increases? ऐसा मान लिया जाता है कि अगर 2 कंपनियां अलग अलग हैं और वो मिलकर काम करेंगी तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो ही जाएगा, क्योंकि जो खर्चे वो पहले अलग अलग कर रहे थे अब एक ही जगह होगा। पहले एक कंपनी भी देहरादून जाती थी कोई माल खरीदने के लिए, बी कंपनी भी, अब दोनों मिल गई, अब एक ही बंदा जाएगा, दोनों के लिए आएगा, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट हो जाएगी। पहले ए कंपनी के डायरेक्टर अलग थे, बी कंपनी के डायरेक्टर अलग थे, दोनों मिल गई, एक डायरेक्टर को बाहर भेज देंगे, भाई एक ही डायरेक्टर दोनों का सामान लेगा, नई कंपनी का खर्चा बच गया। पहले ए लिमिटेड का ऑफिस अलग जगह पर था, बी लिमिटेड का अलग जगह था, अब ए और बी का ऑफिस एक ही जगह पर हो जाएगा। तो 2 कंपनियों के मिलने से कुछ सिनर्जी गेन होता है, उसी को बोलते हैं दोनों के मिलने से कुछ प्रॉफिट हो जाता है। चलिए है हाँ आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो आगे का है फायदे क्या हैं, स्वैप के नुकसान क्या है, ये आप पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं।
रियल लाइफ एग्जांपल है, जरा ये पढ़ लेते हैं। हाँ जी, रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ने में आपको मजा आता है। एडवांटेज ऑफ शेयर स्वैप क्या है? एडवांटेज ऑफ शेयर स्वैप है कि आपके पास प्रिजर्व कैश, आप क्या करते हो शेयर स्वैप कर लो तो कैश देना ही नहीं पड़ता। इंक्रीज सिनर्जी, सिनर्जी भी बढ़ जाती है। अट्रैक्टिव टू टारगेट कंपनी, और जो नई कंपनी होती है उसके लिए अट्रैक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है? डिल्यूशन रिस्क होता है, आप नए शेयर देते हो तो रिस्क डिल्यूशन हो जाता है। एक तो आपका जो शेयर स्वैप से आपका डिल्यूशन होता है, मतलब ईपीएस कम हो जाता है, वैल्यूएशन भी कम हो जाती है उसी वजह से। जब ईपीएस कम होगा तो वैल्यूएशन भी कम होगी, और मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई मार्केट में तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। चलो रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं शेयर स्वैप का। एक्चुअल में है ये, फेसबुक ने एक्वायर करा व्हाट्सएप को 19 बिलियन में, वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन वाज पेड थ्रू शेयर स्वैप। और शेयर कैसे दिए उसे पैसे? फेसबुक ने अपने शेयर दे दिए व्हाट्सएप वालों को। चलो बाकी क्वेश्चन है ये आप कर लेना, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद ये बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये कर लेना, इससे आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम नेक्स्ट लेसन कराएंगे। नेक्स्ट लेसन का नाम है, अच्छा अभी नेक्स्ट लेसन में भी तो यही बचा है शायद, अच्छा वैल्यूएशन प्रिंसिपल, नेक्स्ट लेसन 10th।